सावधान, आप उस दहलीज पर खड़े हैं जहां नैतिकता की दीवारें कच्ची और वासना की आग सबसे पक्की है। यहां मर्यादाएं केवल शब्दों में है और हकीकत कोठी की उन बंद दीवारों और भारी रेशमी पर्दों के पीछे से सकती है। आपके अपने टेम्पटेशन आइलैंड में आपका स्वागत है, जहां हर स्पर्श एक साजिश है, हर फुसफुसाहट एक जाल है और हर रिश्ता अपनी कीमत मांगता है। यहाँ वसीयत केवल कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि दो भाइयों की हवस और एक रक्षक के समर्पण के बीच खिंची हुई वो लक्ष्मण रेखा है जिसे लांघने का अंजाम सिर्फ तबाही है। तैयार हो जाइए एक ऐसे खेल के लिए जहां प्रेम, पवित्रता और टेम्पटेशन का अंतर मिटने वाला है, क्योंकि इस कोठी में रातें कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ करवटें बदलती हैं। कोठी की उस भारी रात का सन्नाटा अब निकुंज की दबी हुई आहों और वीरांश की उत्तेजक फुसफुसाहटों में खो चुका था। वीरांश ने जो खेल शुरू किया था वो केवल वासना का नहीं, बल्कि वर्चस्व का था। वो निकुंज के उस फौलादी शरीर को तोड़ना चाहता था जिसे उसके पिता ने अपनी आखिरी पनाह बनाया था। रात का दूसरा पहर, उत्तेजना का नया शिखर। निकुंज बिस्तर पर पस्त पड़ा था, उसका विशाल शरीर वीरांश के आधुनिक और शातिर तरीकों से सामने जवाब दे रहा था। वीरांश ने अपनी किट से एक इलेक्ट्रिक पल्स मसाजर निकाला और उसे निकुंज की जांघों और पीठ के निचले हिस्से पर रखा। हल्की झंझनाहट ने निकुंज के शरीर में बिजली दौड़ा दी। डैड तुम्हें सिर्फ महसूस करना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि इस मस्कुलर बदन के नीचे जो आग दबी है वो कितनी गहरी है। उसने सुगंधित तेल की पूरी बोतल निकुंज के शरीर पर उड़ेल दी। अब निकुंज का गोरा और कसरती बदन नाइट लैंप की रोशनी में किसी गीली संगमरमर की मूर्ति की तरह चमक रहा था। वीरांश ने अपने होठों से निकुंज की गर्दन पर पड़े उस काली पोत वाले मंगलसूत्र को खींचा और उसे अपने दांतों के बीच दबा लिया। समीर की आहट, दरवाजे के पार का सच। दरवाजे के बाहर समीर का मास्टर स्ट्रोक। ठीक उसी वक्त कमरे के बाहर समीर अपने फोन की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग देख रहा था। उसे दरवाजे की दरार से निकुंज की परछाई वीरांश के ऊपर साफ दिख रही थी। समीर के हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि लालच से। यही तो मौका है। अगर डैड के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी को उनके ही बेटे के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ लिया जाए तो वसीयत की नैतिकता की धज्जियां उड़ जाएंगी। वकील खन्ना को यह वीडियो दिखाते ही निकुंज कोठी से बाहर होगा और 4 करोड़ रुपए सीधे मेरे पास। समीर ने अपनी पत्नी रिया को इशारे से पास बुलाया। रिया की आंखों में भी वो चमक थी जो किसी को बर्बाद होते देखने की खुशी में आती है। कमरे के अंदर जब उत्तेजना अपने चरम पर थी, ठीक उसी वक्त बाहर गलियारे में एक परछाई थमी हुई थी। ये समीर था। उसके हाथ में एक गिलास पानी था, लेकिन उसकी नजरें निकुंज के कमरे के दरवाजे के नीचे से आती रोशनी पर टिकी थीं। अंदर से आती उन गैजेट्स की हल्की गुनगुनाहट और निकुंज की भारी होती सांसों ने समीर के कान खड़े कर दिए। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। तो वीरांश ने अपना पत्ता फेंक दिया है। समीर को 2 करोड़ चाहिए थे, और अगर वो वीरांश और निकुंज को इस हाल में रंगे हाथों पकड़ लेता तो वो वसीयत की उस नैतिकता वाली शर्त को ढाल बनाकर दोनों को ब्लैकमेल कर सकता था। समीर ने अपना फोन निकाला और दरवाजे के पास जाकर रिकॉर्डिंग बटन दबा दिया। अतीत और वर्तमान का टकराव। अंदर निकुंज को एक पल के लिए बैसला साहब की वो सख्त फौजी आवाज याद आई जो उसे हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखने की सीख देती थी। लेकिन वीरांश का स्पर्श, उसका वो मियामी वाला बेबाकपन निकुंज के होश उड़ा रहा था। वीरांश ने निकुंज का हाथ पकड़कर अपने शरीर के खास हिस्से पर रखा। महसूस करो निकुंज, ये धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए है। डैड चले गए पर मैं यहीं हूं। मुझे वो सब सिखाओ जो तुमने डैड के साथ उस रात किया था, और बदले में मैं तुम्हें इस दुनिया का हर सुख दूंगा। निकुंज ने अपनी आंखें खोली। उनकी पुतलियां फैली हुई थीं। उसने वीरांश की कमर को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उस पल निकुंज ने तय किया कि अगर ये युद्ध है तो वो इसे अपने तरीके से लड़ेगा। निकुंज के कमरे का तापमान अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वीरांश की आधुनिक तकनीकें और उसका वो बेबाक मियामी वाला अंदाज निकुंज के उस फौजी अनुशासन को धीरे धीरे पिघला रहा था जिसे बैसला साहब ने बरसों की सोहबत में गढ़ा था। रात का चरम। वीरांश ने निकुंज की बाहों की सख्ती को महसूस किया और एक विजयी मुस्कान के साथ उसके होठों के करीब आकर फुसफुसाया, तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारी हार है निकुंज। आज रात तुम सिर्फ रक्षक नहीं, मेरे शिकार हो।
उसने निकुंज के पैरों के पास एक छोटा सा रिमोट दबाया। उस आधुनिक मसाज डिवाइस की थरथराहट निकुंज की रीढ़ की हड्डी में बिजली बनकर दौड़ गई। निकुंज ने कसकर बिस्तर की चादर को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसकी सांसें अब किसी भागते हुए घोड़े की तरह तेज थीं। वीरांश ने अपनी उंगलियों से निकुंज के चेहरे के पसीने को पोंछा और फिर वही उंगली अपने होठों से लगा ली। उसने अपनी लपलपाती जीभ से उसके पसीने को गटक लिया। डैड तुम्हें रूह कहते थे वीरांश, निकुंज की छाती पर अपना सिर टिकाते हुए कहा। पर मैं तुम्हें अपना जुनून बनाना चाहता हूं। उस पल निकुंज ने वीरांश की कमर को अपने फौलादी हाथों से जकड़ लिया। उसने वीरांश को उलटकर बिस्तर पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। निकुंज की आंखों में अब वो दया नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ज्वाला थी जो बैंसला साहब की मर्दानगी और वीरांश की हवस के बीच का पुल बन गई थी। निकुंज के कमरे में उत्तेजना और रहस्य का संगम अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां सांसों की गर्मी और बाहर के खतरे का एहसास एक साथ टकरा रहे थे। वासना की आग और मयामी का जादू। वीरांश ने निकुंज की कसरती पीठ पर अपने दोनों हाथ जमा दिए। सुगंधित तेल के कारण निकुंज का बदन किसी चिकने पत्थर की तरह फिसल रहा था। वीरांश ने अपनी उस हाईटेक पल्स मसाजर को निकुंज की जांघों के ऊपरी हिस्से पर रख दिया। उस यंत्र की तीव्र थपकी और बिजली जैसी झंझनाहट ने निकुंज के संयम का बांध तोड़ दिया। डैड तुम्हें एक मंदिर मानते थे निकुंज, ने निकुंज के कान के पीछे अपनी जीभ फिराते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हें एक पाप बनाना चाहता हूं, जिसे करने से कोई खुद को रोक न सके। वीरांश ने निकुंज को अपनी बाहों में भरकर उसे बिस्तर पर पूरी तरह पलट दिया। अब वीरांश ऊपर था। उसने निकुंज के गले में पड़े उस मंगलसूत्र को खींचकर अपने होठों के बीच दबा लिया। निकुंज की चौड़ी छाती जो पसीने से भीगी हुई थी, वीरांश के चेहरे से रगड़ खा रही थी। वीरांश ने अपनी उंगलियों से निकुंज के उन हिस्सों को छुआ जहां बैंसला साहब की फौजी सख्ती ने कभी दस्तक नहीं दी थी। निकुंज ने महसूस किया कि वीरांश का स्पर्श जूलियन जैसा क्रूर नहीं था, बल्कि वो एक शातिर गे प्रेमी की तरह उसे सुख के उस दलदल में खींच कहा था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। निकुंज में कसकर वीरांश की कमर को अपनी मजबूत टांगों के बीच जकड़ लिया। कमरे में सिर्फ भारी सांसों और उन गैजेट्स की वाइब्रेशन की आवाज गूंज रही थी। खतरे का एहसास। तीसरी आंख। जैसे ही वीरांश ने निकुंज के कान के नीचे एक तीव्र लव बाइट दी, निकुंज की आंखों के सामने एक चमक कौंधी। एक फौजी की तरह उसकी इंद्रियां हमेशा चौकन्नी रहती थीं। कमरे के अंधेरे कोने में जहां दरवाजा थोड़ा सा खुला था, उसे लकड़ी की दरार से एक नीली रोशनी, ब्लू लाइट का हल्का सा प्रतिबिंब दिखा। निकुंज का शरीर अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो समझ गया, दरवाजे के बाहर कोई है और वो कोई इस पल की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। वीरांश इस बात से बेखबर था। वो निकुंज के मजबूत ट्राइसेप्स को चूमने में मग्न था। निकुंज ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। अगर वो अचानक उठता तो वीडियो बनाने वाला भाग जाता और सबूत कभी हाथ नहीं आता। उसने अपनी स्थिति को और भी कामुक दिखाया। उसने वीरांश को अपनी ओर और भी जोर से खींच लिया, मानो वो पूरी तरह समर्पण कर चुका था। लेकिन साथ ही उसने अपना हाथ धीरे से बिस्तर के पास रखी उस नाइट लैंप की ओर बढ़ाया। साजिश का खुलासा। निकुंज ने अचानक वीरांश को उलट दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने जानबूझकर अपनी चौड़ी पीठ दरवाजे की ओर की ताकि वीडियो में वीरांश का चेहरा साफ आए, लेकिन उसका अपना नहीं। फिर एक झटके में उसने नाइट लैंप को फर्श पर पटक दिया। धड़ाम। कांच टूटने की आवाज के साथ ही निकुंज चिल्लाया, कौन है बाहर? दरवाजे के पास एक हड़बड़ाहट हुई। समीर, जो अपने फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था, संतुलन खो बैठा और दरवाजे से टकरा गया। निकुंज एक छलांग लगाकर दरवाजे तक पहुंचा और उसे जोर से खोला। बाहर समीर हाथ में फोन पकड़े खड़ा था। घबराहट में उसके हाथों से गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके पीछे उसकी पत्नी रिया भी खड़ी थी, जिसकी आंखों में पकड़े जाने का डर साफ था। समीर जी, निकुंज की आवाज में वो गरज थी जिसने समीर के हाथ से फोन गिरा दिया। तो ये है बैंसला साहब के बड़े बेटे का असली चरित्र। आप अपनी ही संपत्ति पाने के लिए अपने भाई को दूसरे मर्द का बिस्तर गर्म करने को भेजकर और इन अंतरंग पलों की जासूसी कर रहे हैं। वीरांश भी अब चादर लपेटकर खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। भाई, आप इतने गिर सकते हैं? आपने बचपन में भी मेरे साथ, अब यहां कैमरे लेकर आ गए हैं। बाजी पलट गई। समीर थरथराते हुए बोला, मैं तो बस
तुम दोनों इस वसीयत को अपवित्र कर रहे थे। मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि निकुंज इस कोठी के लायक नहीं है। निकुंज ने झुककर समीर का गिरा हुआ फोन उठाया। उसने रिकॉर्डिंग देखी। वो रिकॉर्डिंग समीर के लिए ब्रह्मास्त्र थी, लेकिन अब वो निकुंज के हाथ में थी। मिस्टर समीर, निकुंज ने शांत लेकिन घातक स्वर में कहा, वसीयत की पहली शर्त थी मेरा सम्मान और आपकी नैतिकता। आपने दोनों तोड़ दी। अब ये वीडियो वसीयत रद्द करवा सकता है और आपको उन 2 करोड़ रुपए से भी हाथ धोना पड़ेगा। समीर और रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। निकुंज ने वीडियो को डिलीट नहीं किया, बल्कि उसे अपने फोन पर ट्रांसफर कर लिया। अब खेल के नियम मैं तय करूंगा, निकुंज ने वीरांश और समीर दोनों की ओर देखते हुए कहा। सुबह 8 बजे लाइब्रेरी में मिलिए। अब वक्त आ गया है उस गुप्त कमरे को खोलने का। अचानक एक गूंज, कोठी का सन्नाटा टूटा। तभी कोठी के पुराने हॉल में रखे दादा घड़ी ग्रैंडफादर क्लॉक ने रात के 3 बजाए। उसकी आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि समीर का हाथ दरवाजे पर रुक गया। उसी पल कोठी के पिछले हिस्से से किसी के गिरने की आवाज आई। कोठी की उस डरावनी घड़ी की आवाज और पिछले हिस्से में हुए धमाके ने माहौल में फैले कामुक तनाव को एक झटके में बर्फीले डर में बदल दिया। समीर, जो अभी अभी निकुंज के हाथों अपनी साजिश का शिकार हुआ था, उस आवाज को सुनकर और भी सहम गया। निकुंज ने तुरंत स्थिति को संभाला। उसने जमीन से समीर का फोन उठाया और उसे अपनी जेब में डाला। समीर जी, रिया जी, अपने कमरे में जाइए। वीरांश, कपड़े पहनो और मेरे पीछे आओ, निकुंज ने आदेश दिया। उसकी आवाज में वही फौजी सख्ती लौट आई थी जो भैंसला साहब की पहचान थी। पिछला हिस्सा, खंडहर और हकीकत। निकुंज और वीरांश टॉर्च लेकर कोठी के पिछले गलियारे की ओर दौड़े। वहां पुराने कबाड़ के बीच एक भारी भरकम कांसे की मूर्ति गिरी पड़ी थी। ये भैंसला साहब के पूर्वजों की मूर्ति थी जो लाइब्रेरी की दीवार से सटी हुई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये नहीं थी कि मूर्ति गिरी थी, बल्कि ये थी कि मूर्ति के पीछे की दीवार में एक दरार उभर आई थी। ये कोई मामूली दरार नहीं थी, ये एक गुप्त दरवाजे का फ्रेम था। तो गुप्त कमरा यही है? वीरांश ने हांफते हुए पूछा। उसकी आंखों में अभी भी निकुंज के स्पर्श की उत्तेजना और इस नए रहस्य का मिला जुला भाव था। निकुंज ने टॉर्च की रोशनी उस दरार पर डाली। वहां एक छोटा सा की होल था। उसने अपनी उंगलियों से गले में लटके उस मंगलसूत्र के पेंडेंट को छुआ। उसे याद आया कि पेंडेंट के पीछे एक छोटा सा उभार है। उसने पेंडेंट को घुमाया और उसके भीतर से एक नन्ही सी सुनहरी चाबी बाहर निकल आई। समीर के चेहरे पर अब लालच से ज्यादा खौफ था। उसे डर था कि निकुंज वो वीडियो वकील को दिखा देगा। निकुंज ने लाइब्रेरी की उस अलमारी को खिसकाया और गुप्त चाबी को खांचे में घुमा दिया। एक भारी रगड़ के साथ दीवार पीछे हटी और सामने एक छोटा, आधुनिक और वातानुकूलित कमरा प्रकट हुआ। माहौल गाढ़ी चुप्पी से भरा था, जिसे समय समय पर कोठी की पुरानी लकड़ी के चरमराने की आवाजें चीरती थीं। तीनों, निकुंज, वीरांश और समीर, एक दूसरे से दूर खड़े थे। निकुंज के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक नई खतरनाक प्रखरता थी। उसने बिना किसी भूमिका के शुरुआत की। रात गुजरी, गोपनीयता टूटी। अब बात सिर्फ वसीयत की नहीं, बचे खुचे सम्मान की है, निकुंज ने कहा। उसकी नजर समीर पर टिकी थी। तुम्हारा फोन मेरे पास है, तुम्हारी नैतिकता का सबूत मेरे हाथ में। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, मेरी बात मानो और वो गुप्त कमरा खोलो जिसका जिक्र बैंसला साहब ने अपने आखिरी पत्र में किया था। समीर कांप रहा था। उसकी पत्नी रिया उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें नीची थीं। मैं नहीं जानता कि तुम किस कमरे की बात कर रहे हो, समीर ने कमजोर स्वर में कहा। झूठ मत बोलो भाई, वीरांश ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि नशीली उत्तेजना का अवसाद था। मैंने बचपन में सुना था, डैड ने ब्लूप्रिंट रूम का जिक्र किया था, कोठी की नींव के पास। निकुंज ने एक पुरानी चाबी निकाली जो उसके मंगलसूत्र के साथ बंधी थी। ये चाबी मुझे उन्होंने दी थी, कहा था जब सब दीवारें गिरने लगें तब इस्तेमाल करना। आज वो दिन है। गुप्त कमरे का रास्ता, अतीत का साया। तीनों उस विशाल लाइब्रेरी के पिछले हिस्से में गए जहां एक पुराना भारी ओक वुड का बुक शेल्फ था। निकुंज ने एक खास किताब, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, को दबाया। एक धीमी चरचराहट के साथ शेल्फ थोड़ा पीछे हटा और एक संकरा अंधेरा दरवाजा खुला जिससे नम हवा और जंग की गंध आ रही थी। सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। समीर की सांसें तेज थीं। वीरांश का चेहरा उत्सुकता से चमक रहा था।
निकुंज आगे आगे चल रहा था। उसके हाथ में टॉर्च था। नीचे पहुंचकर उन्होंने एक छोटा सा कमरा देखा। ये कोई खजाने का कमरा नहीं था। दीवारों पर पुरानी येलोइंग तस्वीरें थीं, बैसला साहब के फौजी दिनों की, उनकी पत्नी की जिनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी, और एक नौजवान की तस्वीर जो वीरांश से चौंकाने वाली सीमा तक मिलता था। ये कौन है? वीरांश ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। पिता का सच, एक और वीरांश। निकुंज ने एक पुरानी डायरी का बंडल उठाया। तुम्हारे पिता ने सब कुछ लिख रखा था। इस नौजवान का नाम विक्रम था। वो उनका प्रेमी था जब वो सेना में थे। एक मिशन में विक्रम मारा गया। तुम्हारा नाम वीरांश उसी के नाम पर रखा गया था। तुम उसकी याद हो। वीरांश पीछे हट गया, मानो उसे झटका लगा हो। तो मैं एक याद का नाम हो, एक प्रेत? नहीं, निकुंज ने कहा। उसकी आवाज नर्म पड़ी। तुम उनकी अधूरी कहानी का दूसरा अध्याय हो। विक्रम के जाने के बाद उन्होंने शादी की, परिवार बनाया, लेकिन ये कमरा, ये उनकी वो जगह थी जहां वो असली थे, और मैं उनकी इस असलियत का संरक्षक बना। समीर ने एक फाइल देखी। उसमें वसीयत का एक पुराना ड्राफ्ट था, जिसमें साफ लिखा था कि कोठी और ज्यादातर संपत्ति निकुंज के नाम होगी, क्योंकि उसने मेरी सच्चाई को संभाला, जबकि मेरे अपने खून ने सिर्फ दिखावा देखा। रात का रहस्य, गिरने की आवाज। तभी निकुंज ने कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां धूल में कुछ ताजे निशान थे। रात को 3 बजे जब घड़ी बजी, यहां से गिरने की आवाज आई थी। उसने टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली। वहां एक पुराना टूटा फ्रेम पड़ा था और फर्श की एक लकड़ी का तख्ता हिल रहा था। निकुंज ने तख्ता हटाया। नीचे एक छोटा सा छिपा हुआ स्थान था। उसमें एक पुराना सूटकेस था। उसे खोलने पर अंदर नकदी के बंडल, गहने और विदेशी बैंकों के कुछ पासबुक मिले। कोठी की नींव में दबा वो कमरा किसी तहखाने जैसा सर्द और भारी था। रिया को ऊपर भेज दिया गया था। अब उस संकरे बंद कमरे में सिर्फ 3 मर्द थे। निकुंज, जिसकी आंखों में बैसला साहब का न्याय था, और 2 भाई, समीर और वीरांश, जिनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। कमरे के केंद्र में एक पुरानी लोहे की मेज थी, जिस पर पेंडोरा बॉक्स की तरह एक काले लेदर का ब्रीफकेस रखा था। निकुंज ने टॉर्च की रोशनी उस पर टिकाई। बैसला साहब का डेड मैन स्विच। अंकल जानते थे कि उनके जाने के बाद तुम दोनों मेरे साथ क्या करोगे, निकुंज ने ब्रीफकेस खोलते हुए कहा। उन्होंने इसे इंश्योरेंस कहा था। समीर जी, पहले आपके लिए। निकुंज ने एक फाइल निकाली जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज और धुंधली तस्वीरें थीं। समीर का काला सच। फाइल में समीर के उन फर्जी शेल कंपनियों के सबूत थे जिनके जरिए उसने अपनी कंपनी का फंड गबन किया था। समीर जी, अगर ये फाइल पुलिस के पास चली गई तो 2 करोड़ मिलना तो दूर, आपकी पूरी उम्र सलाखों के पीछे गुजरेगी। आपके पिता को पता था कि आप अपनी डूबती नैया बचाने के लिए उन्हें भी बेच सकते हैं। समीर का चेहरा पीला पड़ गया। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा। उसकी आवाज तक नहीं निकली। वीरांश का मुखौटा, मियामी की कड़वी सच्चाई। फिर निकुंज ने एक पेन ड्राइव यानी यूएसबी उठाई और वीरांश की ओर देखा। वीरांश, जो अब तक निकुंज को अपनी अदाओं से लुभाने की कोशिश कर रहा था, अचानक सहम गया। वीरांश, तुम मियामी की आजादी की बात करते हो। अंकल ने वहां जासूस भेजे थे। ये पेन ड्राइव गवाह है कि तुमने जूलियन के साथ मिलकर डैड को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। तुमने जानबूझकर डैड के साथ वो सब होने दिया ताकि तुम उनकी सेक्सुअलिटी का फायदा उठाकर संपत्ति अपने नाम करवा सको। अंकल ने सब कुछ रिकॉर्ड करवाया था। वो रात भी जब तुमने जूलियन से कहा था कि बुढ़े को पूरी तरह तोड़ दो। वीरांश की आंखों में जो आधुनिक आग थी वो अचानक बुझ गई। उसे लगा था कि वो शिकारी है, पर उसे एहसास हुआ कि वो तो खुद बरसों से एक जाल में फंसा हुआ था। शक्ति संतुलन, नया स्वामी। निकुंज ने ब्रीफकेस बंद किया। अब बताओ, किसे वसीयत को चुनौती देनी है, किसे कोर्ट जाना है, और वीरांश, किसे मेरा वीडियो मीडिया को देना है? समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। तो डैड भी? हम सब अपने अपने अंधेरों से लड़ते हैं, पर अब सवाल यह है कि हम इस सच को कैसे संभालेंगे। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। समीर और वीरांश, दोनों भूखे भेड़िए, अब निकुंज के पैरों में पड़े थे। हम कुछ नहीं करेंगे, बस वो फाइलें हमें दे दो। फाइलें 9 दिन बाद मिलेंगी, निकुंज ने कड़क स्वर में कहा। अगले 9 दिन तुम दोनों इस कोठी में मेहमान नहीं बल्कि अपराधी की तरह रहोगे। समीर, तुम कोठी के बगीचे और बाहरी सफाई देखोगे,
और वीरांश, निकुंज उसके करीब गया और उसकी गर्दन पर हाथ रखा। तुम रसोई संभालोगे और याद रखना, अब यहाँ आग सिर्फ चूल्हे में जलेगी, तुम्हारे इरादों में नहीं। निकुंज कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में उस गुप्त कमरे की चाबी थी। उसे एहसास हुआ कि बैसला अंकल ने उसे सिर्फ दौलत नहीं बल्कि इन दोनों भेड़ियों पर लगाम लगाने का कोड़ा भी दिया था। कोठी की उस दम घोटू खामोशी और गुप्त कमरे के कड़वे सच के बीच रात तो कट गई, लेकिन अगली सुबह अपने साथ एक ऐसा तूफान लेकर आई जिसने निकुंज के पैरों तले की जमीन खिसका दी। सुबह के 7 बजे थे। निकुंज अभी उस पेंडोरा बॉक्स की फाइलों को सुरक्षित ठिकाने पर रखने की सोच ही रहा था कि उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर प्रीति का नाम चमकते ही निकुंज का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। प्रीति का कॉल, एक अनचाहा मोड़। निकुंज ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। हेलो प्रीति। निकुंज, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे कल से? प्रीति की आवाज में गुस्सा और बेचैनी साफ थी। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है निकुंज। बैसला साहब के बेटे भी वहां पहुंच चुके हैं। तुम मुझे और अनिका को वहां क्यों नहीं बुला रहे? निकुंज ने माथे का पसीना पूछा। प्रीति, यहाँ हालात बहुत पेचीदा है। वसीयत की शर्तें ऐसी हैं कि मुझे 10 दिन यहीं रहना होगा। तुम चंडीगढ़ में ही रुको। मैं नहीं निकुंज, प्रीति ने उसे बीच में ही काट दिया। अनिका अपनी जिद पर अड़ी है। उसे अपने पापा की याद आ रही है और मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है। हम बस अड्डे के लिए निकलने वाले हैं। हम दोपहर की बस से चंडीगढ़ पहुंचेंगे और अगले शाम हम कोठी के बाहर होंगे। निकुंज का गला सूख गया। प्रीति रुको, तुम यहां नहीं आ सकती। यहां क्यों नहीं आ सकती? क्या वहां कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है निकुंज, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। प्रीति का स्वर संदिग्ध हो गया। मैं आ रही हूं निकुंज, अपनी बेटी को लेकर। हम होटल में रह लेंगे। लाइन कट गई। निकुंज हाथ में फोन पकड़े पत्थर की तरह खड़ा रह गया। तनाव और उत्तेजना का नया जाल। निकुंज का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। कोठी में इस वक्त जो खेल चल रहा था वो किसी आग के दरिया से कम नहीं था। एक तरफ वीरांश था जो अपनी अधूरी वासना और ब्लैकमेलिंग की हार से घायल तेंदुए की तरह फुफकार रहा था। दूसरी तरफ समीर और उसकी पत्नी रिया थे जो निकुंज को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। सोचिए, अगर प्रीति और उसकी मासूम बेटी इस कोठी में कदम रखते हैं तो वे सीधे इन भेड़ियों के सामने आ जाएंगे। और सबसे बड़ा डर, अगर प्रीति ने निकुंज के गले में वो मंगलसूत्र देख लिया या उसे उस रात के वीरांश के साथ हुए अंतरंग पलों की भनक लग गई तो निकुंज का घर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। कोठी का बदला हुआ माहौल। निकुंज सीढ़ियों से नीचे उतरा। रसोई में वीरांश एप्रन पहने खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में चाकू देखकर लग रहा था कि वो सब्जियां नहीं बल्कि निकुंज का धैर्य काट रहा है। वो निकुंज को देखते ही एक विशैली मुस्कान के साथ पास आया। क्या हुआ निकुंज, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या मियामी की याद आ रही है या रात के उस पल्स मसाजर की? वीरांश ने निकुंज के करीब आकर उसके कान में फुसफुसाया। निकुंज ने उसे धकेल दिया। अपनी बकवास बंद करो वीरांश, मेरी पत्नी और बेटी यहाँ आ रहे हैं। अगर तुमने अपनी जुबान खोली या कोई हरकत की तो वो पेन ड्राइव सीधे पुलिस कमिश्नर के पास जाएगी। वीरांश की आंखों में एक नई चमक आई, एक शिकारी की चमक। ओह, तो पवित्र रक्षक का परिवार आ रहा है। ये तो बहुत मजेदार होगा। समीर भाई को पता चलेगा तो वे भी खुश होंगे। आखिर परिवार का मिलन जो है, समीर की कुटिल योजना। समीर जो बाहर बगीचे में सफाई का नाटक कर रहा था, उसने खिड़की से ये सब सुन लिया। उसने रिया की ओर देखा और फुसफुसाया। रिया, पासा पलट गया है। निकुंज की कमजोरी अब कोठी के अंदर आ रही है। अगर हमें वो फोन और फाइलें चाहिए तो हमें निकुंज को नहीं, उसकी बीवी को निशाना बनाना होगा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, प्रीति जैसे ही यहाँ कदम रखेगी मैं उसे ऐसी सच्चाइयां बताऊंगी कि वो खुद निकुंज को घसीटते हुए यहाँ से ले जाएगी और वसीयत हमारे नाम हो जाएगी। निकुंज की कश्मकश। निकुंज ने आईने में खुद को देखा। गले में छिपा वो मंगलसूत्र उसे अब फंदे की तरह लग रहा था। उसे 10 दिन तक अपनी नैतिकता, बैंसला साहब का राज और अपने परिवार की सुरक्षा, इन तीनों को बचाना था। कोठी की दहलीज पर प्रीति के कदम पड़ते ही साजिशों का नया दौर शुरू हो चुका है। क्या निकुंज अपनी पत्नी की पवित्रता और अपनी बेटी की मासूमियत को इन भूखे भेड़ियों की नजरों से बचा पाएगा, या फिर वीरांश और समीर मिलकर निकुंज के उस काले राज को सरेआम कर देंगे? अगला एपिसोड, खतरनाक डिनर और बेपर्दा राज, जब मेज पर सजे खाने से ज्यादा जहर वीरांश की बातों में घुलेगा। इस सस्पेंस और रोमांच के लिए एक लाइक तो बनता है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या निकुंज अब क्या करे? और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।